हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 8 जिसका नाम है परिवहन और संचार यानी ट्रेवल एंड कम्युनिकेशन का थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंस थ्योरी हैं, सारे को हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है परिवहन और संचार। तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि परिवहन किसको कहते हैं, ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं। तो व्यक्तियों तथा वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह वहन करने की जो सुविधा होती है, फिर जो सेवा होती है, उसी को कहते हैं परिवहन। यानी व्यक्ति या फिर वस्तु को जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की जो मैनेजमेंट होती है या जो फिर सुविधा होती है या फिर जो सर्विसेज होती है, उसी को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, परिवहन को आप डिफाइन कर सकते हैं या फिर एक जगह से दूसरे जगह वस्तु को ले जाने की जो मैनेजमेंट होती है, जो सुविधा होती है, जो सिस्टम होता है, उसी को क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन कहेंगे। तो परिवहन में पशुओं और मनुष्यों और गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। यानी परिवहन में क्या होता है कि पशु भी क्या करते हैं, वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, या फिर मनुष्य खुद एक जगह से दूसरे जगह वस्तु को लेके जाते हैं, या फिर गाड़ी के द्वारा क्या किया जाता है, वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। तो यह क्या करता है कि परिवहन में सहयोग करता है। तो परिवहन में किसका इस्तेमाल होता है, पशु, मनुष्य और गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है, यानी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो परिवहन व्यापार और संचार, उत्पादन केंद्र तथा उपभोग केंद्र को आपस में जोड़ता है। ठीक है, यानी परिवहन जो है ये क्या है, बिजनेस को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। संचार यानी कम्युनिकेशन, उसके बाद उत्पादन क्षेत्र यानी उत्पादन केंद्र किसको कहते हैं, जहां उत्पादन किया जाता है, जहां वस्तु को बनाया जाता है, या फिर फैक्ट्री पर कारखाना वगैरह हो गया, सब क्या है, उत्पादन केंद्र का उदाहरण है। तो उत्पादन केंद्र और उपभोग केंद्र किसको कहते हैं, जहां से वस्तु जो होता है, उपभोग की वस्तु को खरीदा जाता है, उसको कहते हैं उपभोग केंद्र। यानी सीधी सी बात, जहां से हम लोग दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने के लिए जो वस्तु खरीदते हैं, उसी को क्या कहेंगे, उपभोग केंद्र। तो ये सबको आपस में एक चैन के द्वारा जोड़ता है। कौन जोड़ता है, परिवहन जोड़ता है। ठीक है, यानी परिवहन व्यापार और संचार, उत्पादन केंद्र तथा उपभोग केंद्र को आपस में जोड़ता है। ठीक है, आगे हमको बताया जा रहा है कि परिवहन योजक यानी एडर, परिवहन योजक का मतलब होता है एडर, तथा वाहक यानी वाहक का मतलब होता है वहन करने वाला, या फिर वहन करने के जो उपाय होते हैं, जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, उसको कहते हैं वाहक। तो परिवहन योजक और वाहक उपलब्ध कराता है। परिवहन योजक क्या करता है, परिवहन योजक और वाहक उपलब्ध कराता है, और इसी के माध्यम से व्यापार संभव है। यानी परिवहन के माध्यम से ही व्यापार जो है, बिजनेस जो है संभव है। अगर परिवहन नहीं होता, ये जो इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है, यानी बहुत कठिन हो जाता है ये बिजनेस यानी व्यापार। ठीक है, यानी आप खुद ही अंदाजा लगाइए, अगर गाड़ी नहीं होंगे, या फिर जो मनुष्य क्या करते हैं कि वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, या फिर पशु के द्वारा अगर वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इसमें क्या होता है कि परिवहन का इस्तेमाल होता है बड़े पैमाने पर व्यापार में। अगर व्यापार को अगर सही ढंग से चलाना है, या फिर उसको सुचारू रूप से सक्सेस करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, परिवहन का सहायता लेना पड़ेगा। यानी परिवहन के बिना ये इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो परिवहन समझ गए। आगे हमको समझना है परिवहन जाल। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यानी परिवहन जाल जो होता है, यानी अनेक जगहों को परस्पर मार्गों की सरणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप यानी जिस फॉर्मेट का निर्माण होता है, उसी को कहते हैं परिवहन जाल। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, अगर यहाँ एक जगह है, यहाँ एक शहर है, दूसरा शहर यहाँ है, और तीसरा शहर यहाँ, फिर चौथा गांव है। ठीक है, तो ये सबको क्या करते हैं, ये तीनों शहर है, यहाँ एक क्या है, यहाँ एक गांव है। तो ये चारों को क्या करेंगे, तीनों शहर और ये चारों जगह को क्या किया जाएगा, सड़क के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा, यानी ये इंटरकनेक्टेड कर दिया जाएगा चारों जगह को। तो ये जो इंटरकनेक्टेड हुआ, तो ये एक फॉर्मेट बना, ये क्या बना, एक फॉर्मेट बना, एक प्रारूप बना। तो इसी प्रारूप को क्या कहते हैं, परिवहन जाल कहते हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो परिवहन जाल के अलावा या फिर परिवहन जाल के बिना अभी का व्यापार संभव नहीं है, या फिर अभी जो आदमी जो एक जगह से दूसरे जगह गमन करते हैं, तो परिवहन जाल उसमें बहुत बड़ा योगदान देता है। ठीक है, यानी परिवहन जाल, सिंपल सी बात है कि परिवहन जाल यानी अनेक जगहों को, अनेक शहरों को, या फिर अनेक कस्बाओं या फिर अनेक गांवों को जोड़ने से, यानी सड़क के माध्यम से जोड़ने से जो फॉर्मेट बनता है, जो रूप बनता है, या फिर जो एक तरह से नक्शा तैयार होता है, उसी को क्या कहेंगे, परिवहन जाल यानी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, आगे हमको बताया जा रहा है कि परिवहन की विधाएं यानी प्रकार, यानी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी विधा का मतलब होता है प्रकार। यह प्रकार भी आपको बता दिया गया है कि परिवहन के कितने प्रकार हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी हम लोग समझते हैं कि चलिए कितने प्रकार होते हैं, सारे को हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। ठीक है, तो परिवहन, विश्व परिवहन की प्रमुख विधाएं स्थल, वायु, जल तथा पाइप लाइन है। ठीक है, यानी विश्व में जो प्रमुख विधाएं यानी प्रमुख जो प्रकार है परिवहन की, वो क्या क्या है, स्थल है, वायु है, जल है और पाइप लाइन है। इनका उपयोग प्रांत या राज्यों के अंदर तथा राज्य के बाहर के लिए परिवहन के लिए किया जाता है। ये जो
है स्थल, वायु, जल और पाइपलाइन जो होता है इसके अंदर राज्य के अंदर भी होता है, यानी प्रांत या राज्य के अंदर भी तथा राज्य के बाहर भी परिवहन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्थल, वायु, जल और पाइपलाइन का। ठीक है, तो वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय संचलन का निपटान भारवाही जलयानों द्वारा किया जाता है। यानी वस्तुओं को जो अंतरराष्ट्रीय संचलन का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय, एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पर उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही वस्तु का क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय संचलन कहलाता है। ठीक है, तो वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय संचलन का निपटान भारवाही जलयानों द्वारा क्या किया जाता है, भारवाही जलयानों द्वारा एक तरह से संपादित किया जाता है। ठीक है, आगे हमको बताया जा रहा है कि उच्च कीमत वाली हल्की तथा नाशवान वस्तुओं का वायु मार्गों द्वारा परिवहन सर्वश्रेष्ठ होता है। परिवहन के लिए वायु यातायात अच्छी विधि है। यानी उच्च और हल्की वस्तु और नाशवान वस्तु, यानी जो हाई क्वालिटी का होता है और वो जल्दी नाश हो जाता है, यानी एक तरह से ज़्यादा समय तक टिके नहीं रहता है, यानी जल्द ही वो नाश होने लगता है, यानी खराब होने लगता है, फिर बर्बाद होने लगता है, उसको कहते हैं नाशवान। ठीक है, तो हल्की वस्तु और ऊंची कीमत वाली, यानी हाई मतलब प्राइस वाली जो वस्तु है, जो सामान है, उसका जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, उसको जो एक जगह से दूसरे जगह लेके जाया जाता है, अर्थात उसका जो परिवहन किया जाता है, तो क्या किया जाता है, किसके माध्यम से, वायु मार्गों के माध्यम से, यानी वायु मार्गों द्वारा परिवहन सर्वश्रेष्ठ होता है। परिवहन के लिए वायु यातायात अच्छी विधि है। ठीक है, अच्छी विधि है पर ज्यादा मतलब खर्चीला भी है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जो सड़क परिवहन। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं परिवहन की विधा के बारे में, यानी परिवहन के प्रकार के बारे में, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हम लोग पढ़ेंगे एक स्टेप बाय स्टेप। अब पढ़ते हैं स्थल परिवहन या फिर सड़क परिवहन। ठीक है, तो इसमें सड़क परिवहन यानी रोड ट्रांसपोर्ट अधिकांश सेवाओं तथा वस्तुओं का संचलन का मतलब तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि संचलन का मतलब होता है वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, फिर एक जगह से दूसरे जगह वस्तु का चलन को क्या कहेंगे, संचलन कहेंगे। ठीक है, तो अधिकांश सेवाओं और वस्तुओं का संचलन स्थल पर होता है। क्या होता है, स्थल पर होता है। प्रारंभिक दिनों में मानव स्वयं वाहक थे, यानी प्रारंभिक दिनों में क्या करते थे, वाहक का मतलब होता है ढोने वाला। तो प्रारंभिक दिनों में यानी पहले के दिनों में गाड़ी वगैरह नहीं था, गाड़ी या फिर जो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है, यानी फिर बड़े बड़े जो सवारी होते या फिर जो बड़े बड़े गाड़ी होती है या फिर मालवाहक जो गाड़ी होती है वो सब नहीं था। तो पहले क्या करते थे, प्रारंभिक दिनों में यानी पहले के दिनों में क्या करते थे, मानव खुद ही मतलब वाहक थे, यानी खुद ही एक जगह से दूसरी जगह सामान को उठा करके लेके जाते थे। ठीक है, तो सड़क परिवहन जो है अधिकांश सेवाओं और वस्तुओं का संचालन करती है, यानी इसी के माध्यम से ज्यादातर वस्तु और सेवाओं का संचालन होता है। कौन परिवहन, सड़क परिवहन यानी रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। ठीक है, तो परिवहन में क्रांति, यानी परिवहन में क्रांति का मतलब होता है रेवोल्यूशन का मतलब होता है बदलाव, यानी क्रांति का सिंपल सी बात है, क्रांति का मतलब होता है बदलाव, यानी उसमें चेंजिंग यानी परिवर्तन। ठीक है, तो परिवहन में क्रांति यानी परिवहन में बदलाव। ठीक है, तो परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप इंजन के आविष्कार के बाद आई, यानी भाप इंजन का आविष्कार 18वीं शताब्दी में हुआ। तो इसी के आविष्कार के जस्ट बाद क्या हो गया कि परिवहन में क्रांति आ गया, परिवहन में बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में इंग्लैंड के स्टॉकटन तथा डार्लिंगटन स्थानों के मध्य शुरू हुआ। ठीक है, यानी सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए, देखिए यहाँ आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले सार्वजनिक रेल मार्ग कहां और कब बनाया गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा कि सबसे पहले सर्वप्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में इंग्लैंड के स्टॉकटन तथा डार्लिंगटन स्थानों के मध्य शुरू हुआ था, यानी पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में। ठीक है, तो अंतर्दहन इंजन के आविष्कार ने, अंतर्दहन इंजन यानी भाप इंजन, आप पहले के गाड़ी में देखेंगे पहले जो रेल इंजन बनता था वो क्या बनता था कि कोयले से जलता था। तो वो क्या करता है कि दहन की क्रिया के माध्यम से वो क्या करते थे, भाप को अचीव करते थे, भाप को प्राप्त करते थे और वो भाप धक्का लगाता था इंजन को। ठीक है, तो इसी के माध्यम से क्या चलता था, रेलगाड़ी चलता था। तो अंतर्दहन इंजन के आविष्कार ने सड़कों की गुणवत्ता तथा उन पर चलने वाले वाहनों के संदर्भ में सड़क परिवहन में क्रांति ला दी। यानी सड़क परिवहन में क्रांति कब आया, अंतर्दहन जब इंजन का आविष्कार हुआ, जब ये अंतर्दहन इंजन आने लगा, इसका जब खोज किया गया, इसको जब बनाया गया, तो क्या हुआ कि सड़क परिवहन में क्या ला दी, ये क्रांति ला दी। यानी सड़क परिवहन इतना महत्वपूर्ण बन गया कि सब मतलब इसके माध्यम से जुड़ने लगे, यानी सब व्यापार इसी के माध्यम से, सब चलन संचलन इसी के माध्यम से होने लगा। यानी इसमें बहुत बड़ा क्रांति ला दी, यानी बहुत बड़ा बदलाव यानी परिवर्तन ला दिया। ठीक है, तो क्रांति का मतलब ही आपको बता दिया गया कि क्रांति का मतलब होता है चेंजिंग, बदलाव, परिवर्तन यानी रेवोल्यूशन। ठीक है, तो स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइन, राजमार्ग तथा कार मार्ग को रखा गया। ठीक है, नवीनतम का मतलब होता है नया, नवीनतम का मतलब क्या होता है, नया, यानी नया में जो यानी हाल ही में आप ये कह सकते हैं कि स्थल परिवहन में जो एक तरह से सबसे पहले स्थल परिवहन में क्या था, सड़क परिवहन। ठीक है, लेकिन हाल ही में यानी नवीनतम के अंतर्गत नया में जो विकास हुआ है, यानी स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास यानी अभी हाल ही में जो डेवलप हुआ है, इसके रूप में किस को रखा गया है, पाइपलाइन, राजमार्ग तथा कार मार्ग को रखा गया। पहले पाइपलाइन था नहीं था, पहले
सिर्फ रोड से मतलब ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता था, रोड से वस्तु का संचालन होता था, ठीक है। पाइपलाइन का अभी क्या किया, एक तरह से विकास किया गया। राजमार्ग यानी राजमार्ग का मतलब होता है नेशनल हाईवे, ठीक है, यानी नेशनल हाईवे बड़े बड़े रोड को बनाया गया, बड़े बड़े रोड के माध्यम से एक राज्य को दूसरे राज्य से डायरेक्टली कनेक्टेड कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तथा तार मार्ग को रखा गया, यानी तार मार्ग को भी इसी के अंतर रखा गया है, स्थल परिवहन के अंतर्गत, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में आ जाए तार मार्ग के बारे में, यहां आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तार मार्ग जो है किसके अंतर्गत आता है, स्थल परिवहन के अंतर्गत आता है, ठीक है। पाइपलाइन, राजमार्ग, तार मार्ग तीनों को किस में रखा गया है, स्थल परिवहन के परिवर्तन के अंतर्गत रखा गया है। आगे हम पढ़ेंगे पाइपलाइन के बारे में, ठीक है। तो पाइपलाइन नौकाएं, समुद्री पोत, रेल मार्ग, मोटर ट्रक, बजरे बड़े मालवाहक है, ठीक है। यानी पाइपलाइन नौकाएं तो यानी पाइपलाइन के माध्यम से क्या होता है कि वस्तु का एक तरह से तरल पदार्थ का वहन होता है। नौकाएं, समुद्री पोत हो गया, रेल मार्ग हो गया, मोटर ट्रक हो गया, बजरे हो गया, ये सब क्या है, बड़े मालवाहक है। यानी माल मतलब होता है वस्तु, तो वस्तु को एक तरह से ढोने वाले, यानी मालवाहक, जो वाहक का मतलब होता है वहन करने वाला, ढोने वाला, तो ये सब क्या है, बड़े मालवाहक है, ठीक है। तो चीन तथा भारत के सघन बसे जिलों में आज भी मानव कुलियों तथा मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से होने वाला स्थल परिवहन जो है प्रचलन में है। यानी चीन और भारत देश में अगर देखा जाए तो आज भी जो है यानी कुलियों और मानव कुलियों और मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली जो गाड़ी होती है आज भी फेमस है स्थल परिवहन के अंतर्गत, यानी स्थल परिवहन का जो प्रचलन है आज भी फेमस है भारत और चीन के अंतर्गत, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे थे, परिवहन में क्रांति, सड़क परिवहन पढ़ लिए। आगे हम पढ़ेंगे बोझा ढोने वाले पशु तथा उनके क्षेत्र, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये जो चैप्टर 8 है आपका परिवहन और संचार काफी यूनिक चैप्टर है और काफी सरल चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, ठीक है। इसलिए आपको सारे चीज एक ही बात में याद होना चाहिए, एक ही बार में आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बोझा ढोने वाले पशु तथा उनका क्षेत्र है। तो कुत्ते तथा रेंडियर, यानी कुत्ते तथा रेंडियर का प्रयोग क्या किया जाए, रेंडियर का प्रयोग उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप तथा साइबेरिया के हिमाच्छादित का मतलब होता है, हिम का मतलब होता है वो जो एक तरह से बर्फ जो होता है हिम, तो उससे आच्छादित का मतलब होता है ढके रहना, आच्छादित का मतलब क्या होता है, ढकना, ठीक है। यानी हिमाच्छादित मैदानों में सलेज को खींचने के लिए किया जाता था, ठीक है। यहां आपको पूछा जाएगा कि कुत्ते और रेंडियर का जो प्रयोग किया जाता था कहां किया जाता था, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप और साइबेरिया में। क्या करने के लिए, किसको खींचने के लिए, सलेज को खींचने के लिए, ठीक है। यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव को आपको यानी ऑब्जेक्टिव के रूप में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो भारत में बैलों का प्रयोग छकरों को खींचने के लिए, यहां देखिए छकरे जो होते थे यानी एक तरह से एक प्रकार का वो गाड़ी होता था, एक प्रकार का वाहन होता था, यानी काट के यानी लकड़ी का बनाया हुआ छकरा, तो और उसी को खींचने के लिए भारत में किसका प्रयोग किया जाता था, बैलों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में कारवां को खींचने के लिए ऊंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि मरुस्थलीय क्षेत्र तो आप समझ दें यानी रेगिस्तानी क्षेत्र जहां बालू ही बालू है, कोई चीज की खेती नहीं की जाती है, तो वो क्षेत्र में जो कारवां को खींचने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, ऊंट का प्रयोग, यानी ऊंट का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कारवां किसको कहते हैं, कारवां का मतलब होता है ऐसा घर जो चलने वाला होता है, यानी उसमें पहिए लगे होते हैं, उसको खींच करके टाइम के अनुसार, समय के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह क्या किया जाता है, लेके जाया जाता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं कारवां। तो कारवां को जो खींचने के लिए ऊंट का प्रयोग कहां किया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में किया जाता है। घोड़ों का प्रयोग पश्चिम देशों में भारवाही पशु के रूप में किया जाता है, ठीक है। यहां देखिए आपको बताया जा रहा है कि घोड़े का जो इस्तेमाल किया जाता है तो कहां, पश्चिमी देशों में भारवाही वस्तु, भार का मतलब होता है जो भारवाही यानी भार को ढोने वाला पशु के रूप में, भार को ढोने वाला पशु के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था पश्चिमी देशों में, ठीक है। बोझा ढोने वाले पशु तथा उनके क्षेत्र आप समझ लीजिए, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे विस्तृत रूप से सड़क के बारे में, ठीक है। वहां तो हम पढ़ लिए रोड मार्ग यानी सड़क परिवहन तो पढ़ लिए, लेकिन आगे हम यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं सड़क के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने जा रहे हैं कि इसका व्याख्या जो है, सड़क जो है कहां कितना परसेंटेज में बटा हुआ है पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व में, ठीक है। तो देखिए विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की जो लंबाई है वह है 150 लाख, कितना, 150 लाख किलोमीटर, कितना, 150 लाख किलोमीटर, जिसका 33% यानी 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अगर विश्व में टोटल जो रोड की लंबाई है यानी सड़कों की जो कुल टोटल लंबाई है कितनी है, 150 लाख किलोमीटर, 150 लाख किलोमीटर है। और इसका 150 लाख किलोमीटर का सिर्फ 33% यानी 150 लाख किलोमीटर का 33% जो भाग है ये कहां पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। विश्व में इसका असमान वितरण है। असमान वितरण कहने का मतलब ये हुआ कि सभी जगह मतलब रोड जो है बराबर में नहीं है, कहीं रोड, किसी देश में रोड विकसित किया गया है, किसी रोड में कम रोड बनाया गया है, जैसे कि अफ्रीका वगैरह हो गया। अफ्रीका का देश में क्या होता है कि वहाँ गरीबी अभी भी है, तो वहाँ जो है रोड संसाधन यानी रोड जो परिवहन है, रोड जो एक तरह से वहाँ विकसित नहीं किया गया है, यानी रोडों को बढ़िया तरीके से, अच्छा तरीके से नहीं बनाया गया है। तो विश्व में इसका जो वितरण है वो क्या है, असमान रूप से, कहीं किसी देश में ज्यादा है तो कहीं
कहीं किसी देश में कम है, कहीं किसी देश में ज़्यादा डेवलप किया है कोई देश, तो वो देश क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा रोड मार्ग का विकास कर लिया है। कहीं अफ्रीका वगैरह देश जो है वो गरीबी के मार अभी भी झेल रहे हैं, तो वो विकास नहीं कर पाया। तो वही बात आपको बता रहा है कि विश्व में इसका असमान वितरण पाया जाता है। तो यहाँ आपको एक पॉइंट यह याद रखना है कि विश्व में टोटल जो सड़कों की यानी वाहन योग्य, यहाँ क्या किया जाता है, वाहन योग्य यानी वाहन चलाने की जो योग्य जो सड़कों की जो टोटल लंबाई है विश्व में कितना है, 150 लाख किलोमीटर। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि 150 लाख किलोमीटर यानी कितना परसेंटेज उत्तरी अमेरिका में रोडों का मतलब पाया जाता है, यानी टोटल विश्व के यानी कुल विश्व के टोटल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत भाग जो है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो आपको कितना परसेंटेज यानी 33% आपको याद रखना है। आगे हमको बताया जा रहा है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व तथा सबसे ज्यादा वाहनों की संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में रोड भी ज्यादा है। यहाँ क्या है, उत्तरी अमेरिका में लगभग 33% रोड है। तो यहाँ आपको क्या बताया जा रहा है कि सर्वाधिक घनत्व यानी डेंसिटी के माध्यम से यानी सर्वाधिक घनत्व तथा सबसे ज्यादा वाहनों की संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में, यानी पश्चिमी यूरोप जो है तो पश्चिमी यूरोप की तुलना में इसके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे महामार्ग के बारे में यानी हाईवे के बारे में। ठीक है, यानी ये जो होता है महामार्ग, ये क्या होता है कि ये दूर दूर के जगहों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है। ये क्या होता है महामार्ग, यानी दूर दूर के बड़े मैंने दूरस्थ इलाके या फिर दूर दूर के जो शहर नगर होते हैं उसको जोड़ने वाली क्या होती है, पक्की सड़कें होती है। इसमें यातायात के अबाधित यानी अबाधित का मतलब होता है अनडिस्टर्ब, यानी कोई डिस्टर्ब नहीं होता, कोई बाधित नहीं की जाती है। इसमें यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन, फ्लाईओवर तथा दोहरे वाहन मार्गों से युक्त 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती है। ठीक है, इसका अगर आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि महामार्ग में जो एक तरह से फ्लाई या फिर जो रोडों की चौड़ाई जो होती है वो कितना होती है, 80 मीटर होती है। ठीक है, यहाँ आपको ये पॉइंट किसी भी हाल में नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये जो महामार्ग है, महामार्ग में क्या है, अनेक प्रकार के लेन होते हैं। जैसे कि एक रोड है तो एक रोड जाने का होता है, ये दो रोड इधर से जाने का होता है, और ये एक रोड होता है इधर से जाने का। एक तरह से आप देखेंगे कि एक ही रोड से जाएंगे तो एक तरफ से गाड़ी आ रहा और एक तरफ से गाड़ी जा रहा, तो ये क्या है, महामार्ग यानी हाईवे का एक तरह से खासियत होती है कि इसमें एक लेन नहीं होता, इसमें 2-4 लेन होते हैं, यानी टोटल 4 लेन होते हैं। 4 लेन के एक तरह से 4 लेन के साथ साथ इसमें फ्लाईओवर का भी निर्माण किया जाता है और दोहरे वाहन मार्ग इसमें युक्त होते हैं। यानी इसकी जो टोटल चौड़ाई है कितना है, 80 मीटर है। यानी एनएच, सिंपल सी बात है, एनएच तो आप समझते हैं, एनएच नेशनल हाईवे को ही क्या कहा जाता है, महामार्ग यानी हाईवे कहा जाता है। ठीक है, आगे हमको बताया जा रहा है कि विकसित देशों में सभी पत्तन और नगर महामार्ग द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। यानी सभी जो पत्तन है, सभी जो पोर्ट हैं विकसित देशों में यानी डेवलप कंट्री में, जैसे कि अमेरिका वगैरह हो गया, जापान वगैरह हो गया, ये सब जो है, ये सब देश में क्या होते हैं, सभी पत्तन यानी सभी पोर्ट नगर और नगर महामार्ग द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, यानी हाईवे के द्वारा आपस में वो लोग अपने वो सब जगह अपने एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च है तथा लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखिए यहाँ आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अमेरिका में जो महामार्गों का जो घनत्व यानी डेंसिटी वो क्या है, उच्च है यानी हाई है, और लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर पर एक किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई जो क्षेत्र है, इसमें कितने रोड की लंबाई है, यानी 0.65 किलोमीटर जो है प्रति वर्ग किलोमीटर पर जो एक तरह से महामार्ग का निर्माण हुआ है, कहां, अमेरिका में। ठीक है, हर स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह आपको कहां के बारे में बताया जा रहा है, अमेरिका के बारे में बताया जा रहा है। हर स्थान जो है यानी हर जगह जो वह कितना दूरी है, महामार्ग से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट पूछ सकता है। आगे हमको बताया जा रहा है कनाडा के बारे में, यानी उत्तर में कनाडा के नगर दक्षिण में मैक्सिको के नगर से जुड़े हैं। उत्तर में जो है, उत्तर में कनाडा के नगर, दक्षिण में मैक्सिको के नगर से जुड़े हैं। ठीक है, ट्रांस कनाडियन महामार्ग ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान को पूर्वी तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड प्रांत के सेंट जोन नगर से जोड़ती है। यानी जो ट्रांस कनाडियन जो ये महामार्ग है, यानी जो ये हाईवे है, ब्रिटिश को लातविया प्रांत के वैंकूवर स्थान को जो है एक तरह से पूर्वी तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड प्रांत के सेंट जोन नगर को जोड़ती है। देखिए यहाँ रोड जो है एक जगह से दूसरे जगह घूम रहा है, इसलिए आपका दिमाग भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूमना चाहिए। ठीक है, यहाँ रोड जो है अपना काम कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ रहा है, तो आपको एक तरह से स्टेप बाय स्टेप याद रखने की जरूरत है। ठीक है, आगे हमको बताया जा रहा है कि अलास्का राजमार्ग, यानी अलास्का जो
हाईवे है यानी अलास्का राजमार्ग क्या करता है कि कनाडा के एडमंटन यानी एडमंटन को अलास्का के एनकोरेज से जोड़ता है। एडमंटन को कनाडा के एडमंटन को यानी एडमंटन को अलास्का के किससे जोड़ता है? अलास्का के एनकोरेज से जोड़ता है। कौन? यानी अलास्का राजमार्ग, ठीक है। निर्माणाधीन पान अमेरिकन महामार्ग, ये देखिए निर्माणाधीन का मतलब होता है जो काम पूरा तरह से क्लियर नहीं हुआ यानी पूरा तरह से नहीं बनाया गया। अधीन का मतलब होता है पूरा तरह से उसको पूरा नहीं किया गया है। तो निर्माणाधीन पान अमेरिकन महामार्ग जिसके ज्यादातर भाग निर्माण हो चुका है के द्वारा दक्षिण अमेरिकी, मध्य अमेरिका के देश तथा यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा भी आपस में जुड़ जाएंगे। ये मतलब ये रोड का निर्माण हो रहा है यानी पान अमेरिकन महामार्ग इसका निर्माण हो रहा है और इसके माध्यम से क्या होगा कि यानी इसके दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश तथा यूएसए और कनाडा भी आपस में क्या हो जाएंगे? कनेक्टेड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी जो विश्व में यानी बड़े बड़े जो महामार्ग हैं, जो बड़े बड़े जो हाईवे हैं उसके बारे में आपको बताई जा रही है, ठीक है। तो यूरोप में वाहनों की विशाल संख्या और महामार्गों का सुविकसित जाल है। अगर आपको पूछा जाए कि पूरे दुनिया में कहाँ वाहनों का विशाल संख्या है और वो महामार्गों का सुविकसित जाल कहाँ पाया जाता है, तो आपको आंसर क्या देना है? यूरोप में। तो वही बात आपको बता रहा है कि यूरोप में वाहनों की विशाल संख्या है और महामार्गों का सुविकसित जाल है, यानी सुविकसित एक तरह से इसका जो डेवलप्ड किया हुआ परिवहन यानी परिवहन व्यवस्था, ठीक है, यानी रोड मार्ग है। रूस के बारे में बताई जा रही है। रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ है जिसकी धुरी मॉस्को है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने रेल मार्ग हैं। यानी रेल मार्ग काफी सुविकसित है, रेल मार्ग अच्छे पैमाने पर वहां विकास किया गया है, लेकिन वहां जो है महामार्ग को इतना विकास नहीं किया गया है, हाईवे को इतना अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण। यानी ज्यादा से ज्यादा अब जानते हैं कि दुनिया में यानी विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले यानी नंबर 1 क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी क्षेत्रफल जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल अगर कोई देश का तो वो किसका? रूस का। तो यानी इतना बड़ा क्षेत्रफल है तो इतना बड़ा क्षेत्रफल में वो रोड बना करके करेगा ही क्या? जनसंख्या के हिसाब से ना रोड बनाया जाता है। तो इस तरह से अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र है तो वहां क्या करता है कि वहां ज्यादा रेल वहां जो है भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण वहां इतने महामार्ग विकसित नहीं है जितने की रेल मार्ग विकसित है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे चाइना के बारे में। यानी चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हैं। यानी चीन में जो है हाईवे जो है वो क्या करते हैं? मेन शहर को, मेन नगर को, सिटी को जोड़ते हैं और देश में क्रिस क्रॉस करते हैं। यानी क्रिस क्रॉस का मतलब ये होता है कट वाला साइन देते हैं, यानी क्रिस क्रॉस वाला एक तरह से फिगर यानी फॉर्मेट का निर्माण करते हैं। एक नवीन महामार्ग तिब्बती क्षेत्र में चेंगडू को लहासा से जोड़ता है। नवीन का मतलब होता है नया, यानी ये जो नया महामार्ग है, ये जो नया हाईवे है, ये क्या करता है कि महामार्ग तिब्बती क्षेत्र में चेंगडू को लहासा से जोड़ता है। किसको किससे? चेंगडू को लहासा से जोड़ता है। कौन सा क्षेत्र में? तिब्बती क्षेत्र में। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हमको बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 यानी NH नंबर 7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ती है, ठीक है। यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो NH नंबर 7 है ना, ये NH नंबर 7 को अभी जो नाम है इसका NH44 है, यानी इसका नाम बदल के अभी कर दिया गया है NH44 यानी NH44 कर दिया गया। ये पुराना नाम NH44 का पुराना नाम जो है वो 7 है यानी NH7 है और ये जो है ये क्या कर है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है किसका? भारत का। और कौन से किससे कहाँ को जोड़ती है? यानी वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ती है। NH7 अभी इसका प्रेजेंट में नाम क्या है? NH44, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना। अगर आपको NH7 की जगह अगर NH44 मिले, अगर दोनों मिले, ठीक है, दोनों मिले तो सबसे पहले आपको NH7 लगाना है, अगर NH44 मिले तो NH44 लगाना है। वैसे दोनों आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं दिया जाएगा, दोनों ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे सीमावर्ती सड़क यानी बॉर्डर रोड के बारे में, ठीक है। तो सीमावर्ती सड़कें क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कें सीमावर्ती सड़कें कहलाती है। यानी अंतरराष्ट्रीय जो होते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे जो रोड बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? बॉर्डर एरिया कहते हैं। बॉर्डर एरिया में जितने भी रोड का निर्माण होता है उसको कहते हैं बॉर्डर रोड, ठीक है। तो प्राय सभी देशों में गाँव और सैन्य शिविरों तक सामानों को पहुंचाने के लिए ऐसी रोड बनाई जाती है या फिर ऐसी रोड को निर्माण किया जाता पाई जाती है, ठीक है। यानी सैन्य सेवा यानी गाड़ी वगैरह हो गया, यानी सामान वगैरह हो गया, तोप वगैरह यानी जो हथियार होते हैं, ये सब को बॉर्डर के एरिया में पहुंचाने के लिए ये सब रोड का इस्तेमाल ये बनाया जाता है, ये सब रोड का इस्तेमाल किया जाता है। सीमावर्ती सड़क यानी बॉर्डर रोड, यहाँ बॉर्डर ही लगा हुआ तो आप समझ जाएंगे कि बॉर्डर रोड का मतलब होता है बॉर्डर के बगल में जो रोड बनाया जाता है और बॉर्डर के ये सब रोड के माध्यम से यानी जो सामान होते हैं, यानी सैनिकों के जो खाने के जो सामान होते हैं, सैनिकों के लिए जो हथियार होते हैं, वो सबको सप्लाई किया जाता है यानी आसानी तरीके से। रेल मार्ग, अब देखिए रेल मार्ग आपका स्टार्ट होता है, पूरी दुनिया में रेल मार्ग पूरा तरह से फैला हुआ है। यह लंबी दूरी तक
भारी सामानों तथा यात्रियों के स्थल परिवहन की सुविकसित व्यवस्था। ये क्या है, रेल मार्ग क्या है, नहीं रेलवे जो है ये लंबी दूरी तक यानी ज्यादा दूरी तक भारी सामानों तथा यात्रियों के स्थल परिवहन की सुव्यवस्थित व्यवस्था है, यानी सही अरेंजमेंट वाला क्या है, अरे व्यवस्था है। ठीक है, तो रेल लाइनों की चौड़ाई, देखिए रेल लाइनों की चौड़ाई, ये क्या होगा, चौड़ाई गेज, यानी एक चौड़ाई का मतलब होता है गेज, यहाँ क्या होगा, चौड़ाई होगा, यानी रेल लाइनों की जो चौड़ाई होती है गेज प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, यानी गेज का मतलब होता है दो पटरी होता है, यानी दो पटरी का जो बीच का जो दूरी होता है इसी को कहते हैं गेज, यानी इसी का जो चौड़ाई होता है इसको कहते हैं गेज। तो किसी देश में ये दूरी कम होता है और किसी देश में ज्यादा होता है, किसी देश में ज्यादा करके रखा है तो किसी देश में कम करके रखा है, डिपेंड करता है कि वहां का गाड़ी कितना बड़ा है, वहां का गाड़ी जो है उसकी चौड़ाई कितनी है उस पर डिपेंड करता है। किसी देश में अगर रेलगाड़ी की चौड़ाई कम है तो वहां का जो गेज होगा, दोनों पटरी का जो बीच की दूरी होगा वहां कम होगा। अगर किसी देश में रेलगाड़ी की जो चौड़ाई है वो ज्यादा है तो उसका पटरी के बीच की जो दूरी होगी यानी गेज जो होगी, जो चौड़ाई होगी उसका ज्यादा होगा, तो उसी को कहते हैं गेज, यानी पटरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक देश में जो होता है इसकी लंबाई जो होती है यानी इसकी जो माप होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, भिन्न होती है, डिफरेंस होती है, जिसे क्या कहते हैं, ब्रॉड गेज। देखिए यहाँ आपको बताया जरा, ये अगर दोनों पटरी के बीच की दूरी अगर 1 मीटर होगा, कितना मीटर, सॉरी 1 मीटर, हाँ 1 मीटर होगा तो इसको कहते हैं मीटर गेज। 1 मीटर होगा दोनों पटरी के बीच की दूरी तो इसको कहते हैं मीटर गेज। अगर ब्रॉड गेज होगा तो अगर ब्रॉड गेज वाला जो होता है इसमें 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर अगर इसके बीच की दूरी होगी, दोनों पटरी के बीच की दूरी, तो इसको कौन सा गेज कहेंगे, ब्रॉड गेज। और नैरो गेज का मतलब होता है 1.44 मीटर। अगर ये दोनों के बीच की दूरी दोनों पटरी के बीच की दूरी अगर 1.44 मीटर होगा तो इसको क्या कहेंगे, नैरो गेज कहेंगे। यानी 3 तरह की पटरियां होती है पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, यानी 3 तरह की फेमस होती है, 3 तरह के आपको याद रखना है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज से क्या समझते हैं, या फिर रेल लाइनों की अलग अलग जो विधियां होती है यानी अलग अलग जो प्रकार होते हैं उसको लिखें, या फिर रेल गेज से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। ठीक है, तो ये चीज आपको किसी भी हाल में नहीं भूलना, ये चीज आपको किसी भी हाल में याद रखना। आगे बढ़ेंगे कि दैनिक आवागमन में रेल ब्रिटेन, यूएसए, भारत तथा जापान में ज्यादा प्रचलित है। यूरोप में दुनिया का सघनतम, यानी यूरोप में जो है दुनिया का सघनतम यानी डेंसिटी के माध्यम से, घनत्व के माध्यम से रेल तंत्र पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा पाया जाता है। यहाँ रेल मार्ग लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबे हैं, जिनमें ज्यादातर दोहरे हैं। दोहरे का मतलब होता है इधर से भी गया है, दोहरे का मतलब क्या होता है, इधर से भी गया है रेल मार्ग और इधर से भी गया है। ठीक है, यानी दोहरे का मतलब यही होता है, यानी एक ही रास्ता से एक रेल गुजरता है और वही रास्ता से एक बगल जस्ट से उसका एक रेल उधर से आता है, ये रेलगाड़ी उधर से आता है, यानी रेल मार्ग। ठीक है, यानी दोहरे हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, ज्यादातर जो है दोहरे हैं। बेल्जियम में रेल घनत्व प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर, यानी 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। कहाँ की बात की जा रही है, बेल्जियम की बात की जा रही है। आगे हम पढ़ेंगे इंग्लैंड में। देखिए इंग्लैंड में यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचलित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ने का काम करती है। देखिए ये आपका पूछा गया क्वेश्चन था सेंट्रल एग्जाम में कि इंग्लैंड में जो यूरो टनल जो है ये क्या है, यानी यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचलित जो सुरंग है ये क्या करती है, ये प्रचलित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ने का काम करती है। क्या करती है, लंदन को पेरिस से जोड़ने का काम करती है। और आगे हमको बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण रेल केंद्र पेरिस, लंदन, मिलान, बर्लिन, ब्रुसेल्स तथा वार्सा में है। यानी अगर महत्वपूर्ण केंद्र की बात की जाए, यानी महत्वपूर्ण रेल सेंटर की बात की जाए तो ये कहाँ कहाँ है, पेरिस हो गया, लंदन हो गया, मिलान हो गया, बर्लिन हो गया, ब्रुसेल्स हो गया और वार्सा हो गया। ठीक है, यानी विश्व लेवल पर आपको रेलगाड़ी के जो परिवर्तन है, यानी रेलगाड़ी के जो रेल मार्ग है विश्व लेवल पर जो फेमस है वो सब की चीज में आपको बताया जा रहा है, वो सब के बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है, जो विश्व के कुल रेल मार्गों का कितना परसेंटेज है, 40%। देखिए यहाँ आपको याद रखना है कि टोटल जो आप वहाँ क्या पढ़े कि 33% रोड जो है, रोड परिवहन को जो है उत्तरी अमेरिका में 33% पाया जाता है पूरा दुनिया का, यानी 150 लाख किलोमीटर पूरा दुनिया में पाया जाता है रोड मार्ग, तो उसका अकेले 33% कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में। लेकिन अगर आप बात की जाए कि उत्तर में यानी सर्वाधिक रेल मार्ग की अगर बात की जाए तो जो विश्व की कुल रेल मार्ग है उसका अकेले 40% कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना। आगे हमको बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर रेल मार्ग है। कितना 40,000 किलोमीटर रेल मार्ग है, जिसका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में। ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो वहां कितना 40,000 किलोमीटर जो है रेल मार्ग है, जिसका अकेले कितना परसेंटेज, 25% जो है वो कहां पाया जाता है, साउथ वेल्स में पाया जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो आज यहीं तक ये वीडियो हम यहीं तक करते हैं। आगे जो अगला वीडियो आएगा पूरा चैप्टर को हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या पढ़े हम लोग। रेल मार्ग, सीमावर्ती सड़कें, उसके बाद पढ़े रेल मार्ग, महामार्ग, उसके बाद
हाईवे यानी जो कहता रोड पढ़े, उसके बारे में बोझा ढोने वाले पशु तथा उनके क्षेत्र के बारे में पढ़े, और पढ़े परिवहन में क्रांति कैसे आई, यानी 18वीं शताब्दी में भाप इंजन के आविष्कार के बाद आई। सड़क परिवहन यानी रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़े, परिवहन की विधा यानी प्रकार के बारे में पढ़े, परिवहन जाल के बारे में पढ़े, परिवहन क्या होता है इसके बारे में पढ़े। यानी चैप्टर 8 का ये फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जितना थ्योरी कंप्लीट किया, ये सारा थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। अगला वीडियो जो आएगा पूरा तरह से हम लोग का चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। अगर आपका कोई चैप्टर छुटा हुआ तो प्लीज चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट उनको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।